experiences the electrical and magnetic effect. मैग्नेटिक इफेक्ट, चार्ज के ही कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस भी करता है और वो अपने ऊपर महसूस भी करता है। चार्ज के ही कारण मैग्नेटिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस भी करता है और अपने ऊपर उसको एक्सपीरियंस भी करता है। तो चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग एक पॉइंट वाइज करके डिस्कस करते हैं, है ना। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी में है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स की कमी का होना, है ना। यस सर। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने का कारण क्या है? नेगेटिव चार्ज होने का कारण है इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी के कारण। इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, है ना। अगर ज्यादा हो गई तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और कम हो गई प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, कम हो गई तो वो पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो, है ना। ये सब चीज लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आप ये सब पहले से जान रहे हैं, तो हम बस उसके जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम एक एक करके लिख रहे हैं यहाँ पे। तो चार्ज का प्लस और माइनस होना वो तो अपने आप में है, और यहाँ जो n है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब इसका मान या तो 1 होगा, तो 2 होगा, तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, इसी तरह से होगा। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, नॉट अ फ्रैक्शन। नीचे है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और E क्या है? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी होता है कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। इसका मतलब हुआ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब एक ऐसा सिस्टम कंसिडर कीजिए जो बाहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। एक घेरा कोई ले लीजिए, इसके भीतर में जो भी कोई है एक सिस्टम हुआ, और बाहर से ना कोई अंदर आ सके ना अंदर से कोई बाहर जा सके, तो इसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इनिशियल और टोटल चार्ज फाइनल आपस में क्या होगा? बराबर। कंजर्व्ड क्वांटिटी। डी चार्ज हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। चार्ज में कैसा प्रॉपर्टी होता है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब चार्ज
अपना गुण को दूसरे बॉडी में प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इस बात के लिए हम दो फॉर्मूला, इनफैक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक बॉडी है और इसके बगल में हम अगर कोई चार्ज को ला के रखते हैं, इसके बगल में हम अगर प्लस चार्ज ला के रखते हैं, ठीक है, इस बगल वाले चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, जो बगल में ला के रखे हैं। अब अगर ये कोई बॉडी है तो ये तो है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो चार्ज यहाँ पर है वो क्या करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में जमा होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज जमा। अगर ये कंडक्टर होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो जितना इसके पास चार्ज है उतने के बराबर का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। और अगर ये कंडक्टर नहीं है ना, तो फिर वो जितना इसके ताकत है उतनी इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसके पास नहीं है। फ्री रहता है तभी ना आएगा। तो इस चार्ज को जो यहाँ एपियर हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, ये प्लस में और एक माइनस। और इस मटेरियल का अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखें के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ये जो स्फीयर बना हुआ है, जो बॉडी है, उसके मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ये जो यहाँ पर चार्ज आपको दिख रहा है एपियर होता हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, ये निकालने का फॉर्मूला है Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। 1 माइनस 1 बाई के। के को क्या बोले हम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक। और अच्छा, के का मान इंफिनिटी होता है फॉर कंडक्टर्स या मेटल। ठीक है, याद रखना। अब बाकी और किसी दूसरे मटेरियल में के का मान इंफिनिटी से कम हो, अगर वो कंडक्टर नहीं है या मेटल नहीं है, तो के का मान किसी का 5 होगा। जैसे पानी है तो पानी का के का मान क्या होता है? 80 के आसपास, है ना। जैसे शीशा है तो उसका मान जो है उसके 20 के आसपास होता है। जैसे लकड़ी है, उसका मान अपना आसपास होता है। तो ये सारी जो मटेरियल है जो कंडक्टर नहीं है, उसकी के वैल्यू अपनी अलग अलग होगी। ये आपको याद नहीं रखना, ये आपको दिया रहता है। तो ये हुआ, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला किस में लगेगा? तो सभी में लगेगा, फॉर ऑल कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज निकालने का आपके फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पेशली एक बात यहाँ ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि अगर ये कंडक्टर होता तब फिर इंड्यूस चार्ज का मान क्या हो? अगर ये कंडक्टर होता तो इंड्यूस चार्ज का मान एग्जैक्टली क्यू के बराबर होता, क्योंकि के इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका कंडक्टर के लिए स्पेशली हुआ, ओनली फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर में कितने चार्ज इंड्यूस होंगे? तो जितना बगल में चार्ज रखा गया वही के बराबर है। ठीक है, चार्जेस। यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि अगर ये बगल में हम प्लस चार्ज रखेंगे तो इसके नजदीक वाला सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम इसके बगल में नेगेटिव चार्ज रखेंगे, यहाँ पे अगर मान लो प्लस ना रखकर माइनस रखते तो यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस।
उल्टा, है ना। Yes, sir. ये चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। ट्रांसफरेबल क्वांटिटी, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है ना। फुली भी ट्रांसफर हो सकता है या पार्शियली भी ट्रांसफर हो सकता है। पूरी तरह से भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकते हैं, या उसके कुछ पार्ट जो है चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होता है उसके नियम क्या है? लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज के ट्रांसफर के क्या नियम है तो याद रखिएगा। When two bodies of different potential, two bodies of different potentials are connected by a conducting wire, अगर उन दो बॉडी को आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें और अगर वायर नहीं मिला तो क्या करें? टच करा, डस्ट टू ईच अदर, देन चार्ज flows from one to another body, तब उस केस में चार्ज फ्लो होगा और आज के बाद से हमेशा फ्लो होगा। और ये घटना हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करेंगे। जब भी दो बॉडी जिसकी पोटेंशियल्स अलग अलग हैं और उनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, चाहे आपस में सटा देंगे, तो एक बॉडी से चार्ज का फ्लो दूसरे बॉडी में होगा। और ये फ्लो कब तक होगा? टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम, तब तक होगा जब तक उसके पोटेंशियल इक्वल हो। और इस क्रम में जो फ्लो होंगे, तो यहाँ पर दूसरी बात याद रखनी है, बहुत छोटा है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की फ्लो अगर ले रहे हो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू Lower potential. लोअर। और अगर निगेटिव चार्ज की फ्लो ले रहे हो तो ये फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू, है ना, लोअर टू हायर। ये आपके चार्ज के फ्लो के नियम होंगे। तो हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये सारी घटनाएं यूज होंगी। ये हुआ चार्ज के ट्रांसफर होने के नियम। आगे बढ़े। EF, when charge flows from one to another body, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है तो उस क्रम में then the masses of the bodies चेंज होता है। may slightly change। मैं समझ में आया? Yes, sir. उस बॉडी की जो मास है वो स्लाइटली चेंज कर सकता है।
बॉडी की जो मास है वो स्लाइटली चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना मास भी तो लेके जा रहा है। यस सर। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके मास घटेंगे और जिसमें घुस रहा है उसके मास बढ़ जाएंगे। ये बातें इलेक्ट्रॉन के मास के घटने और बढ़ने से उसके मासेस में चेंज होता है। और चूंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के मास बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, यस इसलिए जो मास की परिवर्तन होती है वो बहुत बहुत कम होती है, जिसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? यस तो मास के परिवर्तन को हम लोग कंसीडर जनरली नहीं करते। तो ये बातें सब हम यूज करेंगे। कुछ बातें हैं जो नोट कर लीजिए। पहला, a body have charge will must have mass। मास। अगर एक बॉडी है उसमें चार्ज है तो जरूर उसमें मास हो, लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है। बट ए बॉडी हैव मास may or मे नॉट। may not have charge। ठीक है। यस सर। दूसरी पॉइंट नोट कीजिए, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। यस सर। इन ए कंडक्टर द चार्ज गिवन अगर हम कोई कंडक्टर को चार्ज देंगे, है ना, द चार्ज गिवन will always reside रिसाइड at its सरफेस outer surface। यस यह हमेशा उसके बाहरी सतह पर होगा, बाहरी सतह पर तो होगा। एंड चलो ठीक है, बाहरी सतह पर तो होगा। तो जैसे मान लो कि कोई भी एक कंडक्टर है, कैसा भी कंडक्टर है, तो हम अगर इसमें चार्ज देंगे तो वो सारे चार्ज जो है वो अंदर के सतह में रहेंगे, चाहे ये सॉलिड हो या हॉलो। आउटर सरफेस चाहे वो सॉलिड हो या वो हॉलो। ठीक है। इसी में द चार्ज डेंसिटी will be large at, है ना, corner section where radius of curvature is small। radius of curvature is small। इसका मतलब क्या समझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं ना? जैसे कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी दिख रहा है, बॉडी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी बात करें, ये वाला जो ऊपर में जो थोड़ा सा निकला हुआ है, इसकी बात करें, और उसको अगर हम गोल कर दें, यही सेंटर होगा। यस सर। और ये उसका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इसकी बात करें, इस सेक्शन की बात करें, ये वाला, तो अगर हम इसको गोल करें, इसका सेंटर यहाँ होगा। यस सर। इसका रेडियस बड़ा होगा। तो जो नुकीला पोर्शन होता है उसका रेडियस कम होता है। जो नुकीला पोर्शन होता है उसका रेडियस कम होता है।
ये बात है। और जो फ्लैट पोर्शन होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है, इसलिए तो आप पढ़े थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है। यस सर। है ना? तो जो फ्लैटेंड पोर्शन होता है उसका रेडियस लार्ज होता है, जो घुमावदार पोर्शन होता है जितना ज्यादा टर्न मारे, जितना ज्यादा घूमेगा उसका रेडियस उतना ही। तो हम इस बात को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो दूसरा पॉइंट है उसका क्या कहना है कि जैसे सपोज करो कि ये पूरा परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट गोल है, तो सब जगह का रेडियस एक ही है। यस सर। तो इस केस में जब हम इसको चार्ज देंगे तो सब जगह इसकी चार्ज की घनत्व सेम, सब जगह चार्ज की घनत्व सेम। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन थोड़ा फ्लैट हो गया, यस सर। ये वाली पोर्शन थोड़ी नुकीली हो गई, दिख रहा है? ये वाली पोर्शन थोड़ी नुकीली हो गई, और पीछे वाला जो है वो मीडियम साइज का है। ठीक है, तो यहाँ हम 3 सेक्शन ले रहे हैं। एक तो ये वाला जो फ्लैट हो गया, रेड कलर वाला टाइप का फ्लैट हो गया थोड़ा सा। राइट साइड में जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लैक कलर का वो नुकीला हो गया, और पीछे में जो ग्रीन कलर का है वो मीडियम वाला साइड। तब अगर हम यहाँ इसको चार्ज देंगे तो चार्ज के घनत्व तो सब जगह सेम नहीं रहेंगे, चार्ज के घनत्व तो यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यहाँ सबसे घनत्व कम हो। यस। यहाँ घनत्व सबसे कम हो, और यहाँ पे घनत्व मॉडरेट रहे। ठीक है, और ये किस नियम पे काम करता है, तो हम नियम लिख देते हैं। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी बात हो रही है अभी? कंडक्टर। और कंडक्टर में तीसरा गुण है, the potential at every point of conductor will be equal. The potential at every point of conductor will be equal. समझ आया? ये किसके बारे में हुआ? कंडक्टर के बारे में। कि हम कंडक्टर को अगर कुछ चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ रहेगा? उसके बाहरी सतह। और जो बाहरी सतह पे चार्ज रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो नुकीले पोर्शन में चार्ज की घनत्व ज्यादा होंगी, फ्लैटेंड पोर्शन में चार्ज की घनत्व सबसे कम रहेंगी, और इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहां दिखाएंगे। और तीसरा पॉइंट कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। मतलब अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, सबकी पोटेंशियल क्या होंगी सेम। अगर हम यहाँ ए बोले, ये बी बोले, ये सी बोले, ये डी बोले, है ना, ये सब ई बोले, तो ए और बी की पोटेंशियल, सब पॉइंट की पोटेंशियल सेम, एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम। फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, फील्ड स्ट्रेंथ भी सर, फील्ड का मान 0 होगा। अच्छा, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। यस, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये सब इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल सब जगह सेम, एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वो सेम रहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 रहेगा। ये कंडक्टर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है पॉइंट, नॉन कंडक्ट। नॉन कंडक्ट the charge given will reside at inside of material। ये कहाँ रहेगा? inside अंदर, मटेरियल के अंदर धंसा रहता है। जैसे इस केस में देखो, इस केस में अगर मान लो ये हॉलो है तब भी चार्ज बाहर में, अगर ये सॉलिड भी है फिर भी चार्ज बाहर में, ये भी चार्ज होगा, है ना, सॉलिड भी है अगर, तब भी इसके चार्ज बाहर में रहे। आउटर सरफेस दिख रहा है ना, बाहर झलक रहा है ना सब कुछ। यस सर। लेकिन यहाँ पे अगर ये हॉलो है तो चार्ज, हॉलो है तो भीतर हवा है, हवा में तो चार्ज रहेंगे नहीं, यस हवा में तो चार्ज रहेंगे नहीं, चार्ज तो मटेरियल में रहेंगे। तो यहाँ मटेरियल जहाँ रहता है उसमें धंसा रहता है, दिख रहा है। ये तो बाहर के सतह पर जो मटेरियल का लेयर है उस लेयर के अंदर में ये चार्ज धंसे हुए हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कुछ फर्क है? यस सर है, उसमें आउटर साइड में, इसमें सब हाँ, इसमें सब बाहर में है, सरफेस के जस्ट आउटसाइड में। यहाँ पे सरफेस में धंसा हुआ है। और अगर ये सॉलिड है तो, अगर ये सॉलिड है तो चार्ज मटेरियल में धंसा रहता है, तो पूरे इसमें चार्ज भरे रहे। वीडियो ऑन कर लिया, इस तरह से इसमें चार्ज समझ आया? कर दे तो कुछ होता है। यस सर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से बताते हैं, ये बराबर होता है चार्ज बाई लेंथ, है ना, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कह सकते हो। हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं dq बाई dx, बाय dl, dl Yes. dx जो भी है। यस यस ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा, फॉर ऑल। और टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब चार्ज यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म चार्ज, अगर चार्ज सब जगह चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आप टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ से लैम्डा निकाल सकते। और ये dq बाई dt सब में लगेगा। समझ आया? यस सर। बस इसी तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रॉड है या ये कोई एक धागा है, इसमें लंबाई वाली स्ट्रक्चर है, तो इसमें चार्ज देखो लंबाई में भरे हुए। तो इस तरह के चार्ज को दर्शाने के लिए हम लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं। दूसरा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम
सिग्मा। सिग्मा कहते हैं। ये बी हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी से दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हुआ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, dq by dA, dq by dA। और ये फॉर्मूला सबके लिए लगेगा। और टोटल चार्ज बाई टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला लगेगा जब सिर्फ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? ये जैसे कि आपका यूनिफॉर्म स्फीयर कंडक्टिंग है, चार्ज का यहाँ पे जो सरफेस पे घनत्व होगा सब जगह एक समान टाइप का होगा, है ना? सब जगह एक समान टाइप का। इसका रेडियस r। तो इस केस में सिग्मा क्या होगा? तो सिग्मा होगा इसमें जो चार्ज आपने दिया है q, 2 दिन बाद, q बटा में 3 क्लास बाद 4 पाई r। ये सब पता है। इसका सिग्मा ये। समझ आया? यस। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम सर सुनो, चार्ज तो डेंसिटी। दिया कि लड़का पढ़ाई फिर भी कर रहा है। कभी आनंद के साथ पढ़ रहा है बचपन में। सी वो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे दर्शाते हैं? बेवकूफ आदमी सोचेगा निहायत रो टीचर आदमी रो से दर्शाते हैं। ऐसा रो बराबर चार्ज बाई है। वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम। और वही वॉल्यूम जो चार्ज से भरा हुआ है। ये फॉर्मूला सबके लिए लगेगा dq by dv। और ये फॉर्मूला लगेगा टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। ये सिर्फ तब लगेगा जब चार्ज का घनत्व सब जगह से। अगर हम एक वॉल्यूम वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि ये स्फीयर है, चार्ज इसके भीतर ठोस ठोस के यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, दिख रहा है? चार्ज वॉल्यूम में है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसका चार्ज q है, इसका रो क्या होगा? चार्ज बटा में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। ये आपके चार्ज के बाद इसकी जब जरूरत होगी तो हम इसको यूज करेंगे। सब चार्ज के बारे में भी। ठीक है, ये सब नोट है, एकदम से जुबानी याद रखना है। नोट मतलब जुबानी याद रखना। ये हो गया 2, ये हो गया तीसरा, चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, मान लीजिए ये आपका चुपचाप एक कंडक्टर है और इसके भीतर में चुपचाप कोई एक बॉडी है जिसके पास चार्जेस है। है ना? इसके पास चार्ज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। बाहर वाले में चार्ज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और हम इसको, अगर इसके पास मान लो अभी चार्ज क्यू है और इसके पास 0 चार्ज, क्या करते हैं कि अगर हम इसको किसी भी कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके सारे चार्ज जो है वो आउटसाइड चले जाएंगे, सारे के सारे चार्ज। ये चार्ज यहाँ का 0 हो जाएगा और यहाँ पे सारे चार्ज बाहर में। और ये चूंकि कंडक्टर है
तो कंडक्टर में चार्ज कहाँ रहेंगे? आउटर सरफेस। ये चार्ज 0 से बढ़ के Q हो जाएगा। समझ आया जी? यस सर। यस सर। तो ये हालत क्या है? ये हालत वो हालत है जहां पे बॉडी की पूरी चार्ज ट्रांसफर हो गई। अब ये भीतर वाला चार्जलेस हो जाएगा, इसके पास अब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इसके पास चार्ज 0 हो जाएगा और इसके पास जो है वो चार्ज हो जाएगा। होल चार्ज ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं? होल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं उसको? इनवेरिएंट क्वांटिटी है। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, पर वो जरूरी नहीं है, तो ऐसा ही जनरल नॉलेज है। चार्ज की टोटल ट्रांसफर हो गई। चार्ज का इंडक्शन का फॉर्मूला दे दिए। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग। डिस्कस करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? जो हम लोग का अर्थ है वो क्या होता है? अर्थिंग का सिंबल कुछ इस प्रकार का है ना। चार्ज बोध है। ऐसा सिंबल अर्थ का हम लोग ये सिंबल हम अर्थ का लेते हैं। अर्थ तो सबसे बड़ा कंडक्टर तो वही है। तो आप बस यहाँ अर्थ के बारे में एक ही बात याद रखो। द पॉइंट और बॉडी है ना, which are connected to earth will be at zero potential, जो भी धरती से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। जो भी धरती से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जो भी धरती से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल 0 होने के लिए ना, चाहे जो होना पड़े, उसका चार्ज को भागना पड़े, चार्ज को रहना पड़े, या चार्ज को किसी से छीनना पड़े, वो सारी घटनाएं अपना करेगा। बस शर्त पूरा होना चाहिए कि उसकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है। यस। तो ये था अर्थिंग। हम लोग का धरती जो है वो एक प्रकार का क्या होता है? गुड कंडक्टर। और अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। सबसे बड़ा कंडक्टर यही है मेरे। ये धरती जो होता है ना वो गुड कंडक्टर। आगे बढ़े। यस। यस सर। चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर रुका है
तो ये जो है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। जो चलता है चार्ज वो दोनों छोड़ता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है तो बताइए प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब बड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम जैसे ये मान लो चार्ज, मान लो ये चार्ज, अगर एक्सेलरेटिंग ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, दोनों छोड़ेगा, क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड और रेस्ट में। तो सही बात ये है कि आप थोड़ा मैकेनिक्स में जाओ और ये बात याद करो कि रेस्ट या मोशन का डिसीजन कौन करता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर करता है ना। यस सर। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर रुका हुआ है, ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। और अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर अगर मोशन में है, यही चार्ज, अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि यही चार्ज अब क्या छोड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर एक तीसरा ऑब्जर्वर, अगर वो एक्सेलरेशन में है, यही चार्ज, एक्सेलरेशन में क्या होता है? चार्ज इन एक्सेलरेशन, मैक्सवेल लॉ, वेलोसिटी डिफरेंट। तीनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक EMF भी। मैक्सवेल साहब क्या बोलते बोलते मर गए कि कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटिंग है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा। तो आप कहेंगे प्रोड्यूसेस बोथ चुपचाप रहो, बना चल जो सीधा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ताकि हम चुपचाप करो ये क्लास। एंड तो ये से गलती बात है, रेडिएट बोलना ही नहीं है कुछ, तो कुछ नहीं बोलते तो फिर कुछ ही बोलना है, कुछ मैग्नेटिक 1.5 घंटा कुछ नहीं बोलना। ठीक, तो अगर ये ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ये चार्ज क्या कर रहा है, तो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आया? यस सर। एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया था कि एक इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, वो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नाच रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो बताइए ये क्या क्या छोड़ेगा? तीनों छोड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चार्ज चल रहा है, ये क्या क्या छोड़ेगा? बताओ जल्दी जल्दी। इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड EMF तीनों छोड़ेगा ना? यस सर। यस सर। तो क्या आपको पता है कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और सर्किल में चलने का मतलब कि इस पर एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंटर। यस सर। ये एक्सेलरेटिंग भी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी छोड़ेगा। यहाँ ई भी छोड़ेगा, बी भी छोड़ेगा, EM भी छोड़ेगा। समझे? यस सर।
ये चार्ज के बारे में लगभग सारी बातें हो गई हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ये चार्ज की हर एक स्थिति को हम इस तरह से एनालाइज करें। कूलम्ब्स लॉ। फिर से कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का क्या कहना है कि द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charged particles between two charged particles is directly proportional to magnitude of charge. product of their charges and inversely proportional to square root of their distance. distance. समझे? Yes. तो ये जो है सिर्फ पार्टिकल के लिए लॉ दिया गया है। दूसरी बात, लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज पार्टिकल्स, लाइक चार्ज्ड particles repel each other. repel unlike charged particles Attract. attract, है ना? Yes sir. तो चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू है, Q1 है, ये माइनस Q1 है, Q2 है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, इसको प्लस ले लेते हैं। ये माइनस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2 है, Q1 है, ये माइनस Q2 है। दोनों के बीच की दूरी 8 है। तो जो Q1 है क्या करेगा? Q2 को रिपेल करेगा। ये फोर्स हो गया किस पे लग रहा है? ये 2 पे लग रहा है ना? Yes, sir. Yes sir. लगाया किसने? 1 1 ने। 1 ने। जिस पे लगता है पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगता है वो बाद में। तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। Yes. और ये चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। ये दोनों क्या करेगा भाई? दोनों अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों क्या करेगा? दोनों रिपेल अट्रैक्ट करेगा। और ये दोनों रिपेल करेगा। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 into K Q1 Q2 by R square। क्योंकि हवा के लिए हो जाता है 1 1/4πε0
इसका मान होता है 9 इंटू 10 to the power 9 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सारा नोट जानते हो ना। यस परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, इसका मान होता है 8.85 into 10 to the power minus 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर Coulomb पर square न्यूटन मीटर। per meter. Yes. और के हुआ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मीडियम। ठीक है, Yes. कुछ बातें हैं तो नोट कर लीजिए कोर्स के लिए। सबसे पहला, अच्छा के का मान हवा में क्या होता है? K का मान हवा में 1. 1 के एग्जैक्टली बराबर ही 1.00 1.006 के आसपास होता है, लेकिन हम 1 एक्चुअली में वैक्यूम के लिए होता है और ये हवा में लगभग 1 के बराबर ना, तो वो हवा के लिए भी हम 1 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं। 33 वाट वाला जाता है, 33 वोल्टेज वाला 33। ठीक है, तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चार्जेस अगर हवा में है, U1 है ये, U2 है ये, और इन दोनों के बीच में हवा है। क्या है? हवा है। तो फोर्स क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद U1 U2 R x है। ये हवा का फोर्स हो गया। Yes. अगर यही दोनों चार्ज मीडियम में है, कोई मीडियम में, दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम कोई है, और इस दोनों के बीच की दूरी RM है, ये कोई मीडियम है। मीडियम दर्शाने के लिए हम लोग के इस्तेमाल करते हैं। यस तब इस केस में फोर्स क्या होगा मीडियम में? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के U1 U2 RM स्क्वायर, जो भी बीच की दूरी है। यस अब क्या छूट गया बताओ? के छूट गया। ये छूट गया। ये छूट गया। अब यहां से इफ हवा में फोर्स और मीडियम में फोर्स बराबर हो, हवा में फोर्स या पहले दोनों के बीच की दूरी सेम है, RA और RM दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो फोर्स डिफरेंट होंगे, और मीडियम में जो फोर्स होंगे वो हवा के फोर्स से K टाइम्स कम होगा। यस सर समझ आया? यस सर। और अगर हवा में फोर्स और मीडियम में फोर्स दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर लो, तो फिर डिस्टेंस डिफरेंट होंगे। चार्ज तो वही रहेगा, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। डिस्टेंस का मान क्या होगा? तो हवा का जो मान होगा वो रूट A इंटू RM। डिस्टेंस डिफरेंट होंगे और डिस्टेंस के रिलेशन, अगर फोर्स सेम है तो डिस्टेंस डिफरेंट होंगे और उनके रिलेशन ये होंगे। अगर डिस्टेंस सेम है तो फोर्स डिफरेंट होंगे, फोर्स के रिलेशन।
ये जो फॉर्मूला है बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मीडियम इनटू एयर, हवा में कन्वर्ट, मीडियम को हवा में कन्वर्ट कर। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2 और एक बीच में मीडियम है। ये मीडियम की थिकनेस T है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और दोनों चार्ज के बीच की दूरी D है और यहाँ हवा है, यहाँ हवा है। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? तो देखो, पहले तो ये बताओ कि दोनों चार्ज के बीच में हवा है कितना? D माइनस टी, DMST D-T और जो मीडियम है वो हवा के कितने समतुल्य है? रूट अंडर रूट अंडर K टी। ये T, यस इसका थिकनेस T है। यस तो अब ये दोनों चार्ज हवा में माने जाएंगे क्योंकि हमने मीडियम को भी हवा में बदल दिया और हवा तो जो हवा था ही। तो अब इसके फोर्स के जो फॉर्मूले बनेंगे वो होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस रूट K इंटू T का होल। समझ आया? यस सर। दिखा था तो जैसे अगर मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2 और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट मीडियम। ये मीडियम K1 है जिसकी थिकनेस है T, ये मीडियम K2 है जिसकी थिकनेस है T2, ये मीडियम K3 है जिसका थिकनेस है T। तो अब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा? तो क्या करें? एयर बना लेंगे। सबको हवा में कन्वर्ट कर लो। तो हवा के समतुल्य ये मान कितने हो जाएंगे? रूट अंडर K1 इंटू T, रूट अंडर K2 इंटू T, रूट अंडर K3 इंटू T3। ये डिस्टेंस हो जाएंगे। यस सर। और फोर्स का फॉर्मूला आप लगा दो हवा के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में रूट अंडर K1 T1 रूट अंडर K2 T2 प्लस रूट अंडर K3 T3। इस तरह से हम फोर्स निकालते हैं मीडियम बदल के। यस समझ आया? ये पहला हम इसको फोर्स के लिए लेते हैं A, इसको हमने A इंडिकेट किया। B, अच्छा अब ये सब बात लिखना जरूरी नहीं है कि ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है ना। यस तो ये सब तो आपको भी दिख रहा है। ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 by R square only applicable और ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है जानते हैं? ये दो चार्ज पार्टिकल्स हों, एक पार्टिकल है, एक स्फीयर है, दोनों छोटे छोटे स्मॉल। ठीक है, दो स्फीयर्स हो या एक स्फीयर हो और एक पार्टिकल दूर होना चाहिए, या दो पार्टिकल हो या दो स्फीयर के बीच Q1 और तीनों बोल दीजिए। एक स्फीयर हो
और बीच की दूरी यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या दोनों स्फीयर दूर दूर होने और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r। ये जो दूरी है वो बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। ये जो दूरी है बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए r1 और r। ये तो इंडक्शन हो जाएगा ना। यस सर। बाकी और किसी केस में ये फॉर्मूला लागू नहीं है। बाकी और किसी भी केस में ये फॉर्मूला लागू नहीं है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि भाई ये आपका एक चार्ज का रॉड है, ये चार्ज का रॉड है, इसमें चार्ज भरे हुए हैं और एक पार्टिकल है यहाँ, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2 और पार्टिकल उससे दूरी r पर है। तो क्या इन दोनों के बीच हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं बताओ। तो नहीं लिख सकते। क्या होगा वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन नहीं लिख सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही 3 अवस्था में आप लगा सकते। समझ में आया? बाकी और कोई अवस्था मिल जाए तो ये फॉर्मूला लागू नहीं। फिर क्या होगा वो हम आगे सीखेंगे। तो दो स्फीयर के बीच में यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इन सब केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 बाई r। अगर वो स्फीयर के भीतर घुस जाना, स्फीयर मान लो एक स्फीयर ये है, मान लो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसके पास में चार्ज भरा हुआ है। और एक पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल का चार्ज है +Q2 और ये जो स्फीयर है उसके पास चार्ज है Q1। इसकी रेडियस है R और इसके बीच की दूरी है स्मॉल। इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा Q। नहीं सर। तो जवाब देंगे नहीं। तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू स्मॉल r कमजोर हो रहा है बटा में कैपिटल R का Q। यस। उसको साइलेंट कर दें तब वजह नहीं कर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगे करके दिखा लिए। वैसे कि आपका रिंग है और रिंग के सेंटर से x दूरी पर एक चार्ज है। रिंग का चार्ज है Q1, दूरी पर चार्ज है Q2, रिंग का रेडियस r। क्या हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं लिख सकते। तो फिर क्या लिख सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। 3/2। Yes. अब दोनों ये तो फॉर्मूला लगे। समझ आया? यस सर। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट का चार्ज है Q1 और यहां से x दूरी पर एक चार्ज है Q2। तो क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा? इसमें लगेगा प्लेट के लिए Q1 Q2 x, इसमें Q1 Q2 by 2 pi एप्सिलॉन 2a एप्सिलॉन 2a एप्सिलॉन। और ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे दूरी x है, दूरी x है ना? यस सर। कुछ यहाँ पर बातें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके लिए सी और इक्विलिब्रियम of a charge of a single charge of a single charge Q नॉट। अगर कोई एक चार्ज है Q नॉट, उसको इक्विलिब्रियम करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? नेट फोर्स ऑन Q नॉट बराबर होना चाहिए 0। समझ आया? Yes, sir. दूसरा है और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सिस्टम। जैसे सिस्टम में 3 वो चार्ज, नेट फोर्स तो उसके लिए कंडीशन है नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज is 0। ऑफ दिस सिस्टम। 0 अगर सिस्टम में 2 चार्ज है तो दोनों चार्ज पे नेट फोर्स 0, सिस्टम में 3 चार्ज है तो तीनों चार्ज पे नेट फोर्स 0, 4 चार्ज है तो चारों चार्ज पर नेट फोर्स 0। समझ आया? Yes. लास्ट पॉइंट है टू रिमूव ए चार्ज फ्रॉम ए प्लेस। मान लो कि कोई चार्ज है, ऐसे रिमूव करेंगे तो उतना ही अमाउंट का जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव डाल देंगे। मान लो कोई एक चार्ज है Q नॉट फ्रॉम ए प्लेस, पुट ए अपोजिट चार्ज Opposite, sir. Yes, sir. minus Q naught at that place। ठीक है,
जैसे कि कोई चार्ज है यहाँ प्लस क्यू नॉट, हमको इसको हटाना है तो क्या करेंगे? उस पे माइनस माइनस क्यू नॉट चार्ज को लाके रख देंगे। हटाने से नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए ना, नेट चार्ज जीरो हो जाए। समझ आया? यस सर। यस जैसे कि मान लो ये आपका एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, और हमको इतना चार्ज यहाँ से हटाना है। इतना चार्ज हमको यहाँ से हटाना है। समझ में आया? यस तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? जितना चार्ज हटाना है उतना ही नेगेटिव चार्ज पहले हम उतना ही चार्ज, पूरा फुल बॉडी का चार्ज मान लेंगे। जितना चार्ज हटाना है उतना के बराबर का और एक स्फेरिकल चार्ज माइनस। ये सब गायब हो जाएंगे ना? यस सर। सब गायब हो जाएंगे। इसमें दो ठो स्फीयर हो गए ना, एक फुल स्फीयर हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा स्फीयर हो गया जिसमें एक माइनस है। ये दोनों सिस्टम एक ही रहे। तो इस तरह से हम चार्ज को रिमूव करेंगे। तो हमें लगता है कि फोर्स की सारी कहानी हो गई। यस सर। अब इतना से हम लगभग कोई भी सवाल को सॉल्व कर लें। चार्ज में एक छोटा सा पॉइंट और छूट गया है। ट्रांसफर हो गया सर। कुछ तो बोल तो। चार्ज कहाँ होता है? यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, ये 7वां है, 8वां। If n electrons transfer from one to another body, then charge on bodies will be equal and opposite. Equal and opposite. और वो किसके बराबर हो? n into e। ठीक है? यस सर। ट्रांसफर अब जानना जरूरी नहीं है, रगड़ेंगे तो चार्ज इधर सुधर जाएगा, इसमें घट जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे, सब अच्छा वाला बात हो गया। आप लोग इस बार सर वो ना सर, जो सटा के फिर दूसरा बॉडी हटा के फिर उसका तब फोर्स दिया था निकालने के लिए। वो सबका प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे ना? यस सर। प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन था, छोड़ दिए इस बार। सब अभी प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे। तो 8वां पॉइंट दिखाइएगा। इसका चार्ज का अगर एक बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में जाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें घुसा वो उतना ही के बराबर का नेगेटिव चार्ज। और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो वो होगा क्यू। सर वो लास्ट पॉइंट समझाइएगा, डी वाला।
ये वाला। यस सर। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पूरा स्फीयर है, इसमें इतना चार्ज हमको गायब करना है, तो कैसे करें? तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि पूरा चार्ज भरा हुआ, पूरा चार्ज भरा हुआ है और हमको इतना चार्ज हटाना है, तो हम उतना ही के बराबर का नेगेटिव चार्ज भर देंगे। यस इतना चार्ज जीरो हो जाएगा ना, यस सर। प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। यस सर। तो जीरो हो गया तो आप उसको हटा सकते हो, हट गया। यस सर। लेकिन यहाँ पे हम दो स्फीयर अब कंसीडर करेंगे। अब इस केस में क्या हो गया, 2 स्फीयर हो, और वो 2 स्फीयर कैसे कैसे हुए, 2 स्फीयर जो हुए वो कैसे कैसे 2 स्फीयर हुए। 2 स्फीयर में एक स्फीयर ये हुआ और एक स्फीयर ये हुआ। एक स्फीयर जिसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, एक स्फीयर जिसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है और एक स्फीयर जिसमें नेगेटिव चार्ज, सिर्फ माइनस चार्ज भरा हुआ है। और उसी डेंसिटी की, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो उतना ही डेंसिटी की यहाँ पर, अभी तो बराबर मैनेज होगा। यस सर। यही है कहानी, इसमें 2 स्फीयर हो घुसे हुए, और जहां से हम गायब करेंगे वहीं पे। समझ आया? यस सर। तो ये था कूलम्ब्स लॉ और चार्ज के बारे में। अगले क्लास में हम इन दोनों पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यस थ्योरी की पार्ट फिनिश हो गई।